हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे। तो आज हम दोबारा से एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, एक नया विषय जो कि रसायन विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और कार्बनिक रसायन के अंतर्गत आता है। और इस विषय का नाम है, इस शीर्षक का नाम है विकार्बोनीकरण। विकार्बोनीकरण, जिसको इंग्लिश में या अंग्रेज़ी में कहते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। तो चलिए जानते हैं कि डी कार्बोक्सिलेशन या विकार्बोनीकरण क्या होता है और कैसे काम करता है, क्या ऐसी कोई क्रियाविधि भी होती है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि विकार्बोनीकरण का मतलब क्या होता है। इसका परिचय जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो डी कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस है उसको एक बहुत ही सरल शब्दों में जानने की कोशिश करते हैं, जिसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे परिचय कि डी कार्बोक्सिलेशन या विकार्बोनीकरण होता क्या है। तो आप मेरे साथ साथ ही रहिएगा, समझिएगा इसको बड़े ध्यान से। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही इजी टॉपिक है। तो मैं इसको इस तरह से कह सकता हूं, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल किसी अभिक्रिया के पश्चात CO2 गैस निष्कासित कर देता है, तो इसे ही विकार्बोनीकरण कहते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि परिभाषा बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। और यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि डी कार्बोक्सिलेशन या विकार्बोनीकरण का तात्पर्य होता है कि आपके पास कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है उसको हम COOH से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने आप बनाई डैश नहीं है, ये बॉन्ड है, ठीक है। ये किसी दूसरे कार्बन के साथ या किसी दूसरी स्पीशीज के साथ जुड़ा रह सकता है। तो जब कार्बोक्सिलिक अम्ल यदि किसी अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करता है या भाग लेता है और अभिक्रिया के पश्चात यदि इसमें से CO2 गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस यदि बाहर निकल जाती है, तो इस पूरी अभिक्रिया को ही अपन क्या बोलते हैं, विकार्बोनीकरण या डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। तो आई होप आपको ये परिभाषा समझ में आ गई होगी। अपन इस परिचय के अंदर ही दूसरा बिंदु देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो ये है कि विकार्बोनीकरण प्रक्रिया हेतु सदैव अम्ल का लवणीय यौगिक लिया जाता है। अम्ल का लवणीय यौगिक लिया जाता है। इसका मतलब क्या है, देखिए, आप विकार्बोनीकरण की प्रक्रिया कर रहे हैं, आप डीकार्बोक्सिलेशन कर रहे हैं, लेकिन आप जब डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे, जब अभिक्रिया करवाएंगे, तो अभिक्रिया के दौरान आपको सरल रूप से कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं लेना है, यानी कि आपको COOH नहीं लेना है, आपको इसका लवण लेना है, ठीक है। तो जैसा कि मैं बात करूं कि अम्ल का लवण मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण की मैं बात कर रहा हूं। और इसका बहुत ही अच्छा अगर मैं एग्जांपल आपको दूं तो ये हो सकता है आपका CH3COO Na,
ये इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। अगर मैं आपको बोलूं कि कार्बोक्सिलिक प्रक्रिया के दौरान आपको हमेशा कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवणीय यौगिक लेना है, तो उसका सबसे बेस्ट, सबसे उत्तम जो उदाहरण होगा वो होगा ये। और इसका नाम क्या है? इसको हम कहते हैं सोडियम एथेनोएट। ठीक है जी। तो इसी तरह से आप किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवणीय यौगिक का उपयोग करके डीकार्बोक्सिलेशन या विकार्बोनीकरण की प्रक्रिया को परफॉर्म कर सकते हैं, उसको अभिक्रिया करवा सकते हैं, और CO2 गैस के माध्यम से आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं, साबित कर सकते हैं। ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको लिखाना चाहता हूं, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही इसी के साथ एक सवाल जो स्टूडेंट के मन में आता है, स्टूडेंट्स के जहन में आता है, वो ये है कि हम विकार्बोनीकरण प्रक्रिया कब उपयोग करते हैं। ठीक है। मतलब हमको ये तो समझ में आ गया कि डीकार्बोक्सिलेशन क्या होता है, हमने इसकी परिभाषा देख ली। ये इस अभिक्रिया के लिए हमको किसकी आवश्यकता होती है, हमने ये भी देख लिया। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि हम डीकार्बोक्सिलेशन या विकार्बोनीकरण की प्रक्रिया का उपयोग क्यों करते हैं या कब करते हैं। ठीक है। तो ये कई स्टूडेंट्स के मन में दिमाग में सवाल होता है, तो इस सवाल का मैं आपको आंसर देना चाहूंगा। और इसका जो आंसर है, जो उत्तर है, वो ये है कि विकार्बोनीकरण प्रक्रिया से सदैव हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला का ह्रास होता है। तो ये इसका उत्तर है। यानी कि यदि आपके पास एक बहुत लंबी कार्बन की श्रृंखला है, कार्बन की चेन है, जिसके अंदर आपके पास कार्बोक्सिलिक अम्ल भी है, और आप उस कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले हाइड्रोकार्बन की चेन को या श्रृंखला को छोटा करना चाहते हैं, तो डीकार्बोक्सिलेशन प्रक्रिया या कार्बोनीकरण प्रक्रिया सबसे उत्तम माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके माध्यम से ही CO2 गैस बाहर निकली, और CO2 गैस के बाहर निकलने के कारण ही जो आपके हाइड्रोकार्बन की जो चेन होती है, जो श्रृंखला होती है, वो छोटी हो जाती है। इसलिए हम विकार्बोनीकरण की प्रक्रिया का उपयोग तभी करते हैं जब हमको कोई लंबी हाइड्रोकार्बन चेन को छोटा करना होता है, बशर्ते उसके अंदर कार्बोक्सिलिक अम्ल होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि यह सदैव हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला का ह्रास कर देता है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को जो मैंने आपको यहाँ पे परिचय बताया पहले पार्ट के अंदर, वो आपको समझ में आया होगा। तो मैं चाहता हूं आप इसको नोट कर लें वीडियो को पॉज करके। तो आपने नोट कर लिया होगा। चलिए सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, जिसमें हम देखेंगे इसकी अभिक्रिया जो होती कैसे। तो मैं इसको रब कर देता हूं। चलिए, परिचय के बाद हमारे पास जो सेकंड पार्ट है, द्वितीय भाग है, वो है अभिक्रिया। तो हम कब से कह रहे हैं कि विकार्बोनीकरण एक अभिक्रिया है, एक प्रक्रिया है, जिसके अंदर हम कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले एक हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला को ह्रास करते हैं, छोटा करते हैं, CO2 को निष्कासित करके। ठीक है। लेकिन कैसे करते हैं, ये अभिक्रिया होती कैसे है, और ये अभिक्रिया को प्रदर्शित कैसे किया जाता है, ये इन सब सवालों का जो उत्तर है वो हमको इस पार्ट के अंदर मिलेगा। देखिए कैसे होगा।
तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आपको इस अभिक्रिया के लिए ऐसा हाइड्रोकार्बन श्रृंखला चाहिए जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक अम्ल हो, लेकिन साथ ही साथ वो कार्बोक्सिलिक अम्ल आपका लवणीय यौगिक होना चाहिए। तो यहां पर जैसे मैं ले लेता हूं लवणीय कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये मैंने लिया। अब इससे मुझे बनाना है लवणीय कार्बोक्सिलिक एसिड अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल से मुझे बनाना है एक एल्केन। और एल्केन क्यों बनेगा? क्योंकि CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। ठीक है, लवणीय कार्बोक्सिलिक अम्ल जो आपका एक मतलब अभिकर्म क्या बोलते हैं अभिकारक है, वो CO2 गैस को निष्कासित करके एक एल्केन में परिवर्तित हो जाएगा। और आपको पता होगा एल्केन क्या होता है? एकल बंधीय हाइड्रोकार्बन, यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें सभी कार्बन केवल और केवल एकल बंध यानी कि सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। तो ये इस अभिक्रिया की रूपरेखा है जो आपको समझ में आ रही होगी। अब हम इसको रसायन विज्ञान की भाषा में लिखने की कोशिश करते हैं। ये मैंने शाब्दिक भाषा में लिखा है, अब रसायन विज्ञान की भाषा में लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है RCOONA, ठीक है, और ये बन गया आपका RH प्लस आपका बन गया यहाँ पे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। तो ये हो गया आपका एल्केन, और ये हो गया आपका सोडियम लवण युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये इसकी रूपरेखा है। ये आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये पूरी प्रक्रिया आपकी जलीय माध्यम में संपन्न होगी, जिसमें कुछ मात्रा अम्ल की भी होगी। इसलिए मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे H+ लिख दिया है। तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए और वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट कर लीजिए, जो आपको अभिक्रिया की रूपरेखा को बता रहा है। ये शाब्दिक रूप में और ये आपका रसायन विज्ञान की तकनीकी भाषा के रूप में। तो आपने नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं तीसरे भाग की तरफ, और तीसरा भाग बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके अंदर हम ये जानेंगे कि अगर आपके पास लवणीय कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो वह एल्केन में कैसे परिवर्तित हुआ, यानी कि जिसको हम कहते हैं कार्बनिक रसायन की भाषा में मैकेनिज्म या फिर क्रियाविधि। तो चलिए जानते हैं इसकी क्रियाविधि कैसे होगी, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट या बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट होता है, भाग होता है इस पूरी प्रक्रिया का। चलिए देखते हैं। मैं इसको रब कर देता हूं। तो तीसरा भाग जो है आपका, उसको हम कहते हैं क्रियाविधि। और अंग्रेजी में इसको कहते हैं अपन मैकेनिज्म। तो चलिए समझते हैं इसके मैकेनिज्म में क्रियाविधि कैसे होती है। और चूंकि ये अभिक्रिया आपकी अम्लीय माध्यम में या फिर ऐसा कह सकता हूँ जलीय माध्यम में हो रही है, जिसके अंदर कुछ मात्रा अम्ल की भी होती है, तो जो कि एक इनिशिएटर की तरह काम करता है, जिसको हम कहते हैं प्रारंभक, जो अभिक्रिया को एक तरह से गति प्रदान करता है कि या उत्तेजना प्रदान करता है कि आपको अब अभिक्रिया शुरू करनी है, और शुरू करने के बाद आपको एल्केन बनाना है। चलिए देखते हैं अभिक्रिया कैसे होगी। आप बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर हर स्टेप जो हर मैं पद लिखूंगा वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, और आपने थोड़ा सा भी अगर आपने मिस कर दिया तो हो सकता है आपको रिएक्शन को समझने में दिक्कत आए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हमारे पास है RCOO
Na, जो कि जलीय माध्यम में टूट जाएगा RCOO माइनस और Na प्लस में। ये आप जानते हैं। अब ये पहला स्टेप है जो जलीय माध्यम में होता है। दूसरे स्टेप के अंदर, दूसरे पद के अंदर, ये जो आपका नेगेटिव वाला भाग है या फिर ऋणात्मक वाला भाग है, इसको मैं थोड़ा सा ओपन करके लिख देता हूं, खोल के लिख देता हूं। अब ये जो आपका भाग है, ध्यान से देखिएगा, आपका ये जो भाग है ये करेगा अभी रेजोनेंस, जिसको हम कहते हैं अनुनाद। अनुनाद के माध्यम से ये जो आपका नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव जो आपका ऋणात्मक आपका आयन है, वो शिफ्ट करेगा, यानी कि ये मूव करेगा। और मूव करने की वजह से ये अपना जो एक लोन पेयर है या फिर जो कहते हैं एकल बंध है या एकाकी युग्म है, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में दान कर देगा। और दान करने की वजह से ये जो बंध है ये इस ऑक्सीजन के पक्ष में टूट जाएगा और आपको मिलेगा कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया है दोनों ही चलती रहती है, जिससे आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल अपने आप को स्थायित्व प्रदान करता है, जिससे कि ये अपने आप को स्टेबल करते हुए, स्थायित्वता प्रदान करते हुए एक जलीय माध्यम में सरवाइव कर सके या फिर एक तरह से अपने आप को स्टेबल या स्थायी रख सके। जो तीसरा पद है वो अति महत्वपूर्ण है। इसी के अंदर आपका CO2 जो गैस है वो बाहर निकल जाती है। तो देखिए, मैं इन दोनों में से कोई एक स्टेप ले लेता हूँ, एक कंपाउंड ले लेता हूँ, एक यौगिक ले लेता हूँ। अब देखिए, ये जो एकाकी युग्म है, जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इसके पास आते हैं, लेकिन अब ये इधर की तरफ शिफ्ट नहीं होते। अब जो R है वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है। इलेक्ट्रॉन लेने के बाद R पे आता है ऋणात्मक आवेश और आपका जो CO2 है वो गैस की अवस्था में बाहर निकल जाता है। और इसी CO2 के बाहर निकलने के कारण ही हम इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन या विकार्बोनीकरण। ठीक है, तो ये मिल गया आपको, जिसको हम कहते हैं एल्काइल ऋणायन। एल्काइल ऋणायन ये आपको मिल जाता है। जो चौथा स्टेप है, जो चौथा पद है, वो बहुत ही सिंपल है। इसके अंदर जो आपका R नेगेटिव था वो जलीय माध्यम में उपस्थित अम्ल का जो H पॉजिटिव है उससे जुड़ जाता है। आप जानते ही हैं, यहाँ पे विपरीत आवेश है, तो विपरीत आवेश हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और आकर्षित करके एक आयनिक बंध का निर्माण करते हैं। तो वही बिल्कुल जो सेम टू सेम प्रोसेस है, जो समान प्रक्रिया है, वो यहाँ पे संपन्न होगी और आपको मिलेगा RH, जिसको हम कहते हैं एल्केन। तो देखा आपने कितना सरल और कितना सिंपल प्रोसेस है डीकार्बोक्सिलेशन है, विकार्बोनीकरण, जिसके माध्यम से कोई भी लवणीय कार्बोक्सिलिक अम्ल आपका CO2 को निकालकर अपने चेन को, हाइड्रोकार्बन की चेन को छोटा कर सकता है और छोटा करने के पश्चात एक एल्केन का निर्माण कर सकता है, जो अपने पैतृक या पेरेंट जो हाइड्रोकार्बन चेन होगी उससे क्या बोलते हैं, अणुभार यानी कि मोलर मास और साइज में भी छोटा होगा। तो आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। तो मैं आशा करता हूं कि मैंने आज आपको जो टॉपिक समझाया, जो इसका नाम था डीकार्बोक्सिलेशन, वो आपको अच्छे समझ में आएगा। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, इसको कम से कम 2 से 3 बार लिखिएगा और अभ्यास करने के बाद ही आप इस टॉपिक के अंदर या किसी भी टॉपिक के अंदर पारंगत हो सकते हैं और किसी भी एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू।